हेलो। आज हम एनसीईआरटी की बुक करने वाले हैं जो हमारे सीटेट के लिए तथा रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यूपी टेट में भी आपका जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी को ही बेस बना के लिया जाता है। मैं आज हिस्ट्री की बुक लेने वाली हूँ क्लास 6 की, जो आपके सीटेट एसएसटी में और पेपर 2 में बहुत काम आएगी। मैं करने जा रही हूँ लेसन 1, जिसका नाम है क्या कब कहाँ और कैसे लोग कहाँ रहते थे। ये आपको पेज नंबर 1 पे आपको टॉपिक मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक में, आप वहाँ देख सकते हैं। क्योंकि आप बुक को भी साथ में ले सकते हैं, क्योंकि मैं बुक से ही आपके नोट्स बना रही हूँ शॉर्ट में, तो फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नर्मदा नदी के तट पर, इस टॉपिक के अंदर आपको बताया गया कि नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे जो मध्य प्रदेश में है आज के टाइम में। यहाँ के आरंभिक लोग जो होते थे वो कुशल संग्राहक होते थे जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये भोजन के लिए जड़ों, फलों, अन्य उत्पादकों का संग्रह करते थे तथा जानवरों का आखेट करते थे। आपको बुक में आखेट शब्द लिया गया है जिसका मतलब है शिकार। तथा अगला टॉपिक हमारे पेज नंबर 2 पे दिया गया है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीरतर पहाड़ियाँ। तथा ये आज के टाइम में कहाँ पर है? पाक अफगानिस्तान की सीमा पर। इस स्थान पर 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं जौ को उपजाना आरंभ किया। भेड़ बकरी गाय बैल को पालतू बनाना शुरू करा। तथा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उत्तर पूर्व में गाढ़ो तथा मध्य प्रदेश मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। गाढ़ो पहाड़ियाँ आज के टाइम में कहाँ पर है? आपकी असम में। तथा विंध्य पहाड़ियाँ आज के आपके टाइम में है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। सर्वप्रथम चावल, तो आपका अगर कृषि का विकास पूछा जाए तो उत्तर पूर्व में गाढ़ो तथा मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियाँ। सर्वप्रथम चावल का आपका विंध्य के उत्तर प्रदेश में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, ये आपको पेज नंबर 3 पे आपका टॉपिक मिल जाएगा ये वाला। 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। अगर आपसे पूछा जाए आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास 4,700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगरों का विकास हुआ है। तथा आपका नेक्स्ट टॉपिक है गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ। 2,500 वर्ष पूर्व इन इलाके समुद्र तटवर्ती में नगरों का विकास हुआ। अगर आपसे नगरों का विकास पूछा जाए तो गंगा तथा इसके सहायक नदियों के आसपास गंगा व सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना जो आज के टाइम में बिहार में है। आपको पेज नंबर 4 पे आपका टॉपिक मिल जाएगा देश का नाम। तथा इसमें आपको मिलेगा इंडिया शब्द। जो इंडिया शब्द है हमारे इंडिया का है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तथा हमारा इंडिया हम बता सकते हैं आपको इंडस शब्द से निकला है। तथा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3,500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद से भी मिलता है तथा बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अगर आपका यहाँ पे ऋग्वेद जो है वो आपको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये आपका टॉपिक यहाँ से कवर हो जाता है। तथा भारतीय इतिहास के स्रोत आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जिसके अंदर आपको पांडुलिपि तथा अभिलेख के बारे में बताया गया। पहले हम पांडुलिपि के बारे में बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैनु लैटिन शब्द का अर्थ है, जो मैनु जो है वो लैटिन शब्द है तथा जिसका अर्थ होता है हाथ। हाथ से जो भी काम किए जाए वो पांडुलिपि कहलाएगी एक तरीके से। तथा ये हाथ से लिखी पुस्तक होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था इसे। ये पांडुलिपि जो होती थी प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अभिलेख, यह प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर, मंदिरों की दीवारों पर उकेड़े मिलते हैं। उत्कीर्ण अभिलेख के अध्ययन को हम आज के टाइम में एपिग्राफी तथा अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अन्य स्रोत भी आप कह सकते हैं पुरानी इमारतें जैसे हमें मिली हैं सिंधु घाटी के लिए मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, आभूषण आदि। तथा तिथियों को लिखने की पद्धति, ये आपका ती कट गया है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है तिथियों। तथा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि
से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियों को ईसा पूर्व तथा बाद की तिथियों को ईसवी कहते हैं। ये आपको मैं फिगर दिखा सकती हूँ जो एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। ये हमारा है आपका पांडुलिपि। ये आप देख सकते हैं, ये ताड़पत्र हैं जो आपको हिमालय के भोज नामक पेड़ से मिलते हैं। तथा ये आपका पत्थर है जिस पे उकेड़ के लिखा गया है, इसे हम अभिलेख कहते हैं। तो पांडुलिपि में हाथ पे लिखा हुआ, हाथ से लिखने वाला, तथा अभिलेख में उकेड़ के लिखा जाता है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे फिगर्स। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर में मैंने वहाँ से ये उठाए हैं। तो तब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, ये आप ईसा मसीह का आप देख सकते हैं, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा दूंगी। बिफोर क्राइस्ट, कभी आपके क्वेश्चनों में बिफोर क्राइस्ट लिखा आ सकता है, बीसी लिखा आ सकता है। एक मिनट में ये पेज एडजस्ट कर लूँ। बिफोर क्राइस्ट लिखा आ सकता है, बीसी लिखा आ सकता है, ईशा पूर्व, ईसवी पूर्व, इस तरीके से आपको लिखा आ सकता है। तो आपको समझ में आना चाहिए। तथा कभी कभी एडी के जगह कॉमन एरा तथा बीसी के जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। तथा आप ये फिगर के तरीके से आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है तो इसके आगे जाएंगे तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियाँ हैं ये सारी। तो इसको हम एडी कहते हैं, एना डोमिनी, जिसको कभी कभी कॉमन एरा भी लिख दिया जाता है पेपरों में। तथा जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय हो गया, इसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बीसी बिफोर कॉमन एरा भी कह दिया जाता है। तथा ओके, तथा हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इस बुक का, अध्याय 2 हमारा क्या है, आरंभिक मानव की खोज में। ये आपका एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, आपका अध्याय लेसन 2 हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक का, हिस्ट्री का, आरंभिक मानव की खोज में। इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ाया गया है वो है पाषाण युग। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण काल, पत्थर का जो काल था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाषाण युग जो है वो 3 टाइप्स का होता है, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। पैलेलिथिक को हम हिंदी में कहते हैं पुरा पाषाण युग, मेसोलिथिक को हम हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण युग, न्यूलिथिक को हम हिंदी में कहते हैं नवपाषाण युग। तथा जो पूरा पाषाण युग है हमारा वो 2 मिलियन से लेके 12,000 ईयर्स तक है। 2 मिलियन से लेके 12,000 साल तक जो करा जाएगा वो पूरा पाषाण युग कहे जाएंगे। यह जो युग था सबसे लंबा माना गया है। मध्य पाषाण जो है 12,000 से 2,002 साल तक चला है, और नव पाषाण युग है वो 10,000 से अब तक चल रहा है। पैलियो मतलब ओल्ड होता है, लिथिक मतलब स्टोन होता है। जिस युग में जलवायु परिवर्तन हो गया, पशुपालन हो गया, खेती शुरू हो गई, घास बढ़ने लगी है, वो हमारा युग आ जाएगा मध्य का। और पैलेलिथिक जो है पाषाण युग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लोअर, मिडिल एंड अपर में। ओके देन, एंड मध्य पाषाण युग में हमारी घास बढ़ने लगी है, खेत शुरू हो गए हैं, पशुपालन शुरू हो गया है, जलवायु शुरू हो गई है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबा काल कौन सा था तो हम बताएंगे पूरा पाषाण काल। जो हमारा सबसे लंबा काल का क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट हुआ है पूरा पाषाण काल, इसको हम इम्पोर्टेंट ही मानेंगे एक तरीके से। पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाणी जो पूरा स्थल था उसके बारे में आपको बताया गया है। तथा पूरा पहला जो आपका पूरा पाषाण काल में आएगा वो आएगा हुंसगी, जो कर्नाटक में है आज के टाइम में। तथा दूसरा हमारा जो आएगा वो आएगा कुरनल की गुफाएं, जो आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में है। और तो सर्वप्रथम अगर आग की खोज का पूछा जाए अगर आपसे तो उसका ऑप्शन जो होता है वो आंध्र प्रदेश ही होता है, कुरनल की गुफाएं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले सीटेट में। भीमबेटका इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, पाटने आपका महाराष्ट्र में जहाँ पे शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं। बागोर हमारा राजस्थान में, बेलन हमारा उत्तर प्रदेश में। तथा शतुरमुर्ग भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं सीटेट उसमें भी पूछा गया है आपका 22 दिसंबर के शिफ्ट में या शायद उससे पहले की शिफ्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महाराष्ट्र के पटना में पूरा स्थल से शतुरमुर्ग के अंडे के छिलके प्राप्त हुए हैं हमें। क्योंकि शतुरमुर्ग का एक टॉपिक है, 1 नंबर का ये आ जाता है। आजकल जो शिफ्टें चल रही हैं तो किसी न किसी शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ज़्यादा इन अंडों के मन के भी बनाए जाते थे जिसपे चित्रांकन हमें मिला है। तो आपका दूसरा टॉपिक आ जाएगा आपका, 1 मिनट, आई एम एडजस्टिंग माई स्लाइड प्लीज़। तो आपका टॉपिक है आरंभिक मानव के निवास स्थल कहाँ है।
पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। आदि मानव इन गुफाओं और कंदाओं में इसलिए रहते थे ताकि वे धूप, बारिश, हवाओं से बच सकें। तथा महापाषाणी पुरा स्थल कहाँ है आपके? ब्रह्मगिरी तथा आदि चुनलूर। तथा नेक्स्ट टॉपिक इज आपके नवपाषाण के बारे में आपको बताया गया कि आपको नवपाषाण के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, पुरा स्थल आपको कहाँ कहाँ मिले हैं। तो आपका नवपाषाणी पुरा स्थल पहला होगा ब्रुजहोम, आधुनिक कश्मीर, मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान, कोल्डी हवा, आधुनिक उत्तर प्रदेश, महागढ़, आधुनिक उत्तर प्रदेश, गुरफकाल, आधुनिक कश्मीर, चिरांद, आधुनिक बिहार, हुल्लूर, आधुनिक आंध्र प्रदेश तथा पेयमपल्ली, आधुनिक आंध्र प्रदेश। ये आपका एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका आ सकते हैं ये कि आपका आप पूछ लिया जाए कि चिरांद कहाँ पर है आज के टाइम में, तो आपको बताना पड़ेगा कि आज के टाइम में बिहार में है चिरांद। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपके सिर्फ नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी की पूरी बुक कवर कर पाऊँ। आखेटक खाद्य संग्राहक, ये लोग यहाँ लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि 20 लाख साल पहले तथा भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों, चिड़ियाओं पकड़ते थे, फूल, मूल आदि दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने कम से कम 4 कारण हो सकते थे। ये आपका टॉपिक सीटेट में आ रखा है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन कौन सा और कौन सा नहीं है तथा तो आपको ये 4 टॉपिक पता होने चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। जब ये एक जगह से एक जगह के पौधे ख़त्म हो जाते थे, वो जानवरों को खा लेते थे, तो भोजन की तलाश में दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था एक जगह से। ये जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे, उससे भी उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते थे। पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते हैं, इसलिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। कभी कभी कुछ नदियाँ व झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए पानी के लिए भी वन्य नदियों या झीलों के पास जाते होंगे। ये अजम्पशन लगाए गए हैं वहाँ के लोगों के कि वहाँ से क्यों चले गए। आग की खोज मैंने आपको पीछे भी बताया है कि आग की खोज कहाँ होती है, वो मैंने टॉपिक में आपको इम्पोर्टेंट करके लिख दिया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। पाषाण काल का विभाजन, तो आपका ये मैंने पहले भी बता चुका है, तो आप यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। पूरा पाषाण काल ये 2 शब्दों से बना है, पूरा यानी पुराना, पाषाण यानी पत्थर। 20 लाख से 20,000 वर्ष तक ये होगा। 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पाषाण काल। और जो सबसे लंबा काल है वो हमारा पूरा पाषाण काल ही है, जो 20 लाख से 12,000 वर्ष तक चला है। तथा मध्य पाषाण काल हमारा जो 12,000 से 10,000 वर्ष तक है, 2,000 वर्ष चला है। तथा इस काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन ये 12,000 से आपका 10,000 साल तक चला है। ये मैंने आपको टेबल की तरह समझा दिया गया था, यहाँ डिटेल में बताया गया। अगर आप उस टेबल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये डिटेल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अपने नोट्स में से अपने। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवरों हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव ने इनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और इन्हें पालना भी शुरू कर दिया होगा। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण साधन थी। तो अब हमारा नवपाषाण काल आएगा। 1 मिनट। नवपाषाण काल जो आपका आज का समय चल रहा है 10,000 वर्ष से आपका ऑनवर्ड जो अभी तक चल रहा है आपका समय 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे, तेज, परिष्कृत हुए और धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे। इस काल में पत्थर के औजार लघु पाषाण कहते थे। शैल चित्रकला, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की गुफाओं की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं।
इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। चलिए आइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट में पूछे गए हैं पहले भी आपसे। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस में रची गई है? ये आपके पहले चैप्टर में बताया गया था। मैंने आपको वहीं बता दिया था कि ये डायरेक्ट नहीं दिया गया कि, पर वहाँ पे बताया गया है कि संस्कृत भाषा में हमने लिखा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव इतिहास में निम्नलिखित, ये 2018 में आपके सीटेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन दिसंबर के। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा काल सबसे लंबा है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, महापाषाण काल। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। पुरापाषाण काल जो है वो सबसे लंबा है, 20 लाख से लेके आपका 12,000 तक जो चला है। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हुआ है। सीटेट सितंबर 2014 में। ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सितंबर 2014 में आपका सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? इसका आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल युग। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें आप। अब हम चलते हैं अध्याय 3 पर, हिस्ट्री के। भोजन संग्रह से उत्पादन तक, ये चैप्टर का नाम है आपका। आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। तथा इसका पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा संग्रह से उत्पादन तक, तथा पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा खेती और पशुपालन की शुरुआत। ये चैप्टर जो है ये आपका खेती के बारे में है कि खेती में कैसे संग्रह किया जाता था तथा उनका उत्पादन कैसे किया जाता था। ये चैप्टर आपका सारा इसके ऊपर हो जाएगा। तथा चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में। 12,000 वर्ष पहले मध्य पाषाण काल में मानव ने खेती एवं पशुपालन की शुरुआत की। मानव ने पौधों तथा उनके उगने के समय स्थान व तरीके को सीखना आरंभ किया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो मानव थे पुराने ज़माने के आदिवासी, वो कैसे कृषक बने। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है कुत्ते का जंगली पूर्वज, तथा धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय और सूअर। दूसरा टॉपिक किसके अंदर आएगा हमारा? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगने और जानवरों की देखभाल करने की बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। तथा उदाहरण इसमें जो दिए गए हैं उन जानवरों व पौधों को चुनते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बड़े दाने वाले अनाज हो, मजबूत डंठल हो तथा जिनका भार संभाल सके। वो जानवर जो अहिंसक हो, जिनको पालतू बनाया गया और जो फसल उगाएंगे उनके बारे में ये प्रिस्क्रिप्शन था उनका। जो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। तथा अगला टॉपिक आपको मिलेगा एक नवीन जीवन शैली, जो आपको पेज नंबर 24 पे आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या बताया गया है? जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तथा अनाज के भंडारण के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी तथा फिर जमीन में गड्ढा खोदा, जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में जहाँ हमें मिले हैं ज़्यादातर आपको साक्ष्य, और दूसरा पूर्वी और दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तथा आपका अगला जो टॉपिक आएगा वो है
निम्नलिखित कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जहां अनाजों और पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं तथा उनके बारे में बताया गया है आपको बुक में। अनाज तथा हड्डियां एक टॉपिक में, और जहाँ ये मिली हैं पुरास्थल पे। तथा मध्य पाषाण काल के ज़्यादातर ये सारे नाम गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी में मेहरगढ़ में मिले हैं जो आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डियां हमें कहाँ मिली है? कोल्डी हवा में, जो आपके आधुनिक उत्तर प्रदेश में है आज के टाइम में। चावल, मवेशी, मिट्टी और खुरों के निशान हमें महागढ़ा में मिले हैं। गेहूँ और दलहन हमें गुर्फ काल में मिली है जो आज के टाइम में आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी हमें बुर्जहोब में मिले हैं जो आज के टाइम में कश्मीर में है। जौ, भैंस, गेहूँ, हरे चने आपको चिरांद में मिले हैं जो आज के टाइम में बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर आपको हल्लूड़ में मिले हैं जो आज के टाइम में आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर आपको पेयमपल्ली में मिले हैं जो आज के टाइम में आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तथा स्थायी जीवन की ओर उनका जीवन कैसे बढ़ा कि वो उनका जीवन जो स्थायी होने लग गया, तो इसका हम पहले पढ़ेंगे। पुरातत्व को कुछ पुरा स्थल पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं। झोपड़ियाँ मिली हैं, घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्ज झोप में, वर्तमान जो कश्मीर में आज के टाइम में पाया जाता है, वहाँ लोगों को गड्ढों के नीचे घर बनाए थे जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए वहाँ सीढ़ियाँ होती थीं। इससे पहले वहाँ ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि जो वहाँ के लोग थे वो मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। ये सब अंदाजे लगाए गए हैं पुरातत्वविदों के द्वारा कि ऐसे उनका जीवन होगा। ओखली तथा मूसल का प्रयोग किया गया है नवपाषाण युग में। औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे उस टाइम पर। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अन्य रीति रिवाज कृषक तथा पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहा जाता था, अगर आपसे जनजाति के बारे में पूछा जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक आपको पेज नंबर 26 पर मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में। आपको पेज नंबर 26 आप देख सकते हैं बुक का। तथा इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेज नंबर 26 से, उसका मैं आपको नोट्स डिटेल में दे रही हूँ। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु कैसे क्या था उनके वहाँ पर। तो मेहरगढ़ जो था वो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल था। ओके, इस इलाके में सब ईरान के पास था सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल था जो आज के टाइम में मेहरगढ़ है। तो इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना तथा भेड़ बकरी पालना सीखा इन्होंने। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मृत्यु के बाद यहाँ के लोग मृतकों को दफना देते थे जिसे कब्र कहा जाता था। एक कब्र में एक मृतक के साथ उनकी बकरी को भी दफना दिया जाता था। संभवतः उसे परलोक के मृतक खाने के लिए रखा गया है। सेकंड टॉपिक इसमें आएगा दायोजली हंडिंग। दायोजली हंडिंग यह पूरा स्थल आज के टाइम में आपको चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर एक पहाड़ी है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की ओर एक पहाड़ी है। यहाँ खड़ल एक पहाड़ी है आपको दायोजली हंडिंग। यहाँ खड़ल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ के जटाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल में काठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर हो गई के औजार और बर्तन भी मिले हैं हमें। यह फिगर देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी की बुक से अटैच करे हैं। ये आपके मेहरगढ़ के जो चित्र होते थे, जो मेहरगढ़ के घर बने होते थे वो इस टाइप के होते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कंकाल है। इंसान के कंकाल के साथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जानवर भी। देखिए मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। यहाँ तुम बकरी के कंकाल को भी देख सकते हो यहाँ पर। और ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है, आप देख सकते हैं किस टाइप के घर बने होते थे वहाँ पर।
ये देखिए आप यहाँ पे उनके जानवरों को जो वो खाते थे उनको भी साथ में ही दफना दिया जाता था कि इनको परलोक में खाना मिलेगा कि नहीं, इसलिए अपना खाना साथ में लेके जाओ। हमें ये पुराने चांदी के सिक्के मिले हैं, आप देख सकते हैं आप ये। हेलो, आज हम करने जा रहे हैं आपका अध्याय 4, जिसका नाम है आरंभिक नगर। इसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी, जो आपको पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। इस टॉपिक के अंदर हमें बताया गया है कि हड़प्पा की सभ्यता कब आई थी, कैसे आई थी। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक से हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। क्योंकि वो खुदाई कर रहे थे तो उनको पक्की ईंटें मिली। नीचे पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो पूरा उनका घर था वो पूरा का पूरा नीचे दबा हुआ था। तो फिर उनको ये पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग होने लगा हुआ था, पकी हुई ईंटें। तो ये ईंटें उखाड़ कर उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा नगर की विशेषताएं। हड़प्पा नगर जो है वो 2 प्रकार में बांटे जाते हैं, एक पश्चिमी भाग में, एक पूर्वी भाग में। पश्चिमी भाग जो होता था वो हमारा छोटा था, पूर्वी भाग हमारा बड़ा था। ऊंचाई पर बना हुआ था पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग हमारे निचले इलाके थे। ऊंचाई वाले भाग को हम नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिला? हमें पक्की ईंटें मिली हैं हमें। नगर दुर्ग कुछ खास इमारतों जैसे मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। इसे महान स्नानागार कहा गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक स्विमिंग पूल की तरह उनको जगह मिली है। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक स्नानागार था, यहाँ सब नहाते होंगे। तथा इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस कालीबंगा एंड लोथल के बारे में हमने बात की है इस चैप्टर के अंदर। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे यज्ञ वगैरह भी किए जाते होंगे। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। तथा नगरीय जीवन कैसा था उनका? पुरातत्वविदों, ये इस चैप्टर में बताया गया है कि उनका नगरीय जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। पुरातत्वविदों को हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थीं। लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं उन्हें। आप ये चित्र देख सकते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से स्नानागार का चित्र था। महान स्नानागार जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, ये देखिए इस टाइप से मिला था, लाइक ए स्विमिंग पूल। ये वहाँ की मोहरें मिली हैं, लिपिक जो द्वारा लिखी जाती थी। ये लकड़ी के खिलौने मिले हैं वहाँ पर, आप देख सकते हैं चित्र में। ये उनके उस प्रकार के गहने, हड्डियों से बने हुए, शंखों से बने हुए, ऐसे वो अपने गहने बनाते थे। तो नया टॉपिक है हमारा नगर और उसके नए शिल्प। तो इसमें क्या बताया गया हम देख लेते हैं। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक थे। लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे यहाँ पर। इन आयताकार मोहरों पर समानते जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन और अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हैं। फ्रेयंस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। चिकनी परत का रंग प्राय नीले व हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे।
नेक्स्ट टॉपिक इस कच्चे माल की खोज में। हड़प्पा के लोग जो थे वो तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता होगा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिला? गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों। पशुपालन के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करना, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना। नेक्स्ट टॉपिक इस गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। जो गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती को एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लोथल का बंदरगाह ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। सभ्यता की अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यह सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। विद्वान ने इसके कई कारण दिए हैं। उनको लगता था कि जंगल समाप्त हो गए होंगे तो उनका विनाश हो गया, घास वाले मैदान ख़त्म हो गए होंगे, या फिर वहाँ पे बाढ़ आ गई होगी, या फिर वहाँ पे नदियों का सूख गया होंगे। कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा कि उनकी सभ्यता ही ख़त्म हो गई पूरी। इस चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तथा एक्स्ट्रा नोट्स एंड एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको मैंने यहाँ पॉइंट्स में आपको मैं बता रही हूँ, जो आपको चैप्टर में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। आप सभी जानते होंगे कि पिरामिड ट्रायंगल शेप के होते हैं, त्रिभुजाकार आकार के। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और इन शवों को हम क्या कहते थे? मम्मी कहा जाता था इन शवों को। उनके शवों के साथ और भी चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्य पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। चलिए, आपका स्वागत है लेसन 6 में। 6 में एनसीईआरटी के बुक में लेसन 6 में हमारा राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके अंदर सबसे बड़ा टॉपिक हमारा जो है राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें घोड़े को एक राजा की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अगर किसी दूसरे राज्य ने उसको रोका और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। नेक्स्ट टॉपिक इज वन चैप्टर। तो पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में बांट दिया था। पहला वर्ण था हमारा ब्राह्मणों का,
दूसरा था हमारा शासकों का, जिसे हम क्षत्रिय कहा गया। तीसरा हमारा वैश्य का, एंड थर्ड इज शूद्र। नेक्स्ट टॉपिक इन दिस लेसन इज जनपद। व्हाट इज जनपद? जनपद क्या है? तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। तो दिल्ली में पुराना किला है हमारा, उत्तर प्रदेश में हमारा मेरठ के पास हस्तिनापुर, एंड एटा के पास हमारा अंतरजखेड़ा। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा रही हूँ इस चैप्टर में ओनली। इन पुरा स्थलों पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें हमने चित्रित दूसरा पात्र के नाम से जाना जाएगा। आपसे पूछ लिया गया था व्हाट इज महाजनपद। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज महाजनपद। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, तो उनको फिर हमने महाजनपद कह दिया गया। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी तथा राजा तो अपने राजधानी में किलेबंदी करते थे। चारों तरफ विशाल दीवारें, ऊंची दीवारें बनाते थे कि कोई उन पर कब्जा न कर सके, तो इस मर्द शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे उनका। नेक्स्ट टॉपिक इज कर। महाजनपदों के जो राजा होते थे वो लोगों से कर लेते थे। तो कर लेने का तरीका था किसानों से फसलों का 1/6 भाग लेते थे। जो कारीगर होते थे वो एक दिन अपनी फ्री सेवा देंगे, जो पशुपालक होते थे वो अपने पधार देंगे, जो व्यापारी होते थे वो अपनी वस्तुएं देंगे, और आखिर तक संग्राहकों से जंगल प्राप्त वस्तु करके मिल जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज कृषि में परिवर्तन। फसलों की उपज बढ़ गई, रोपण और पौधे लगाकर जाने लगा, और फार्म जो होते थे हमारे वो लोहे के बनने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज मगध। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे जो था महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मगध इज ऑल्सो जनपद। तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध से होकर बहती थी। मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे हमारे बिंबिसार एंड अजातशत्रु। बिहार में राजगृह, जो आजकल राजगीर के नाम से फेमस है, कई सालों तक मगध की राजधानी बना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले बिहार में राजगृह थी और मगध की राजधानी बना था। बाद में जो थी वो पाटलिपुत्र को बना दिया गया, उसकी राजधानी आज जो है पटना में है। व्हाट इज वज्जी? वज्जी की राजधानी वैशाली, जो आज के टाइम पे बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहते थे। गणिया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक राजा कहलाता था और सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। नाउ इज लेसन 7 NCERT book, important for CTET, REIT, KVS, DSSB, ऑल टीचिंग एग्जाम एंड आपके अदर एग्जाम जो UPSC वगैरह भी होते हैं उसके लिए बेसिक्स बुक होती है। तथा NCERT को हर बुक के लिए बेस बनाया जाता है। तो अगर आपने NCERT बुक भी कर ली तो आपके सभी स्टेट्स का 70 से 80% जो आपका भाग है वो कवर हो जाता है। इस चैप्टर का नाम है आपके नए प्रश्न नए विचार। सबसे पहले इसका टॉपिक हमारा आता है वो बौद्ध धर्म के बारे में। इस चैप्टर के बारे में पढ़ाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक आप सभी जानते होंगे गौतम बुद्ध, जो क्षत्रिय थे। उनका जन्म जो हुआ था वो 2500 साल पहले हुआ था। तन्हा, इसके लिए टॉपिक भी दिया गया है, तन्हा दिया गया। तो ये बार बार सीटेट में रिपीट पूछा जाता है क्वेश्चन। तन्हा जिसका मतलब होता है तृष्णा, जीवन कष्ट और दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से होता है। सेकंड टॉपिक इस ज्ञान प्राप्ति का बुद्ध को बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष नीचे। पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया वाराणसी के सारनाथ में, मृत्यु का आनंद कुशीनगर में। उपनिषद जो थे हमारे वो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है वो गुरु के समीप बैठना। और गुरु में जिसके समीप जो बैठा होगा उसको हम उपनिषद कहते हैं। धर्म के 3 रत्न दिए गए हैं, फलभूत, बुद्धाम और सान। क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा जैन धर्म। इस चैप्टर में जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? सबको पता है, आज के टाइम पे महावीर थे। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। वर्तमान रूप से उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर। नेक्स्ट टॉपिक इज संघ।
महावीर दोनों का यही मानना था कि घर का त्याग करना पड़ेगा आपको और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया। संघ में रहने वाले बहुत भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जिन्हें पटक कहलाते थे नामक ग्रंथ में लिखे गए। बनाए गए नियम तो विनय नामक पटक नामक ग्रंथ में लिखे गए। बिहार जैसे बहुत बिहार जैन और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने रहने वाले शरण स्थल बनाए गए इन विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में इनको ईंटों का बनाया जाने लगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गौतम और महावीर ने लोगों ने अपने शिक्षक किस भाषा में दिए? प्राकृतिक भाषा में दिए। चैप्टर 8 इज अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हमारा इम्पोर्टेंट है जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर दिखते हैं उनका लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थर को काट कर बनाया गया, फिर सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभों को पत्थरों और अभिलेख किए गए। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य और कौटिल्य नामक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता की थी। उन्होंने चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र नामक एक किताब में लिखे गए हैं। चाणक्य ने साम्राज्य ने बहुत से नगर जिसमें साम्राज्य की राजधानी थी हमारी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। नेक्स्ट टॉपिक इज माई पाटलिपुत्र जो आजकल आधुनिक पटना में यह विशाल खूबसूरत नगर है। विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। 570 बुर्जेस के अंदर 64 द्वार हैं। 2 से 3 मंजिल वाले घर मिलेंगे आपको। लकड़ी कच्ची ईंटों से बने मिलेंगे। राजा का महल भी काठ से बना है, इसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। अशोक मौर्य वंश के थे। तो सबसे पहले शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये अभिलेख प्राकृतिक या ब्राह्मी लिपि में थे। और आपसे पूछा जाए संदेश किस लिपि में थे तो प्राकृतिक ब्राह्मी लिपि में थे। मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे जो आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। नजराना आपका ट्रिब्यूट जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किया जाता था जिसे नजराना किया जाता। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था जैसे नजराने विविध ग्राहकों को दिए जाते थे ऐसे लोग स्वेच्छा से भी देते थे। साम्राज्य का प्रशासन अर्थशास्त्र में बताया गया है उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए संसाधन नजराने के रूप में। अंत में जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी और मधुपुर मोम जैसी चीजें लाकर दें। नेक्स्ट ये एक इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछा जाता है कि क्या था ये यूनानी राजपूत था जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। इसकी किताब इंडिका थी जो अकाउंट मौर्य साम्राज्य को देती है। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है। मैं आपको ये करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। अगर आप मेरे इस वाली वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके हिस्ट्री पे बहुत ही सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे क्योंकि 6, 7, 8 में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है वो 6 वाली बुक में पूछा जाता है। इसलिए मैं आपको डिटेल में ये बुक करा रही हूँ। उसके बाद मैं आपकी 7th और 8th की बुक लूँगी। इसके लिए मैं एक ही लेक्चर में दोनों बुक आपको खत्म कर दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो हम दोबारा टॉपिक पे चलते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का पुराना नाम है। 261 में अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध के तृष्णा हो गई, इसलिए उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। अशोक का धर्म। वह बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। अशोक का मानना था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे उनको करते हुए कि वो अपनी प्रजा का निर्देश थे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा, किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक को अनेक समस्याएं परेशान करती थी जैसे जानवरों की बलि, दासों व नौकरों का क्रूर व्यवहार, साम्राज्य में अलग अलग धर्मों की मानने वाले लोगों का टकराव, परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़ा। इन सभी समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की गई। जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अपने संदेश शिला और स्तंभों पर खुलवाए हैं। उन्होंने लोगों को पढ़कर सुनाया जो पढ़ नहीं सकते थे। अशोक के धर्म के विचारों का प्रसार सीरिया, मिस्र और ग्रीस, श्रीलंका में दूतों द्वारा करवाया गया। इसलिए वहाँ पर भी आपको देखा होगा तो वहाँ में बौद्ध धर्म को बहुत प्रचार है।
नेक्स्ट चैप्टर 9 इज खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू किया गया। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग मिलते थे। पहला आपका तमिल क्षेत्र, जिसके अंदर बड़े भूस्वामी वेल्लम को वेल्लम्मा, भूमिहीन मजदूर दास को पेडिसिया और अदमी कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में केम्प्टन को गांव का प्रधान ग्राम भोजक कहलाता था। जो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं जो है आपकी संगम साहित्य कहते हैं, जिसको रचना करीब 2300 साल पहले हुई है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पहले पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 5500 साल चले। चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाने वाले आहत सिक्के कहलाते थे। मथुरा जो है हमारा 2500 साल से भी ज्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित है, जिसमें एक रास्ता है उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा रास्ता है उत्तर से दक्षिण की ओर, जिसके चारों ओर किलेबंदी थे और अनेक मंदिर थे। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा में परस्पर खंडों और मूर्तियों के अनेक अभिलेख मिले हैं। एरिकमा भी इम्पोर्टेंट होती। लगभग 2200 से 29 साल पहले अरिका मेडवे एक पतन था, जहाँ पर दूर से जहाजों के सामान कर रहे थे। ईंटों से बना एक ढांचा था, मिलाकर संभवतः गोदाम बनाएगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से भरने के लिए हफ्ते लगे थे। यहाँ एरिटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरिटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट चैप्टर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दक्षिण भारत सोना, मसाले और खासतौर पर काली मिर्च के लिए फेमस था। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी, काले सोने के नाम से बुलाते थे। अगर आपसे काले सोना कैसे कहते थे, तो काली मिर्च को कहते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था हमारा। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है तीर मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार चोल, चेर और पांड्या के रूप में किया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ है, करीब 7000 साल पहले। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते थे। उनकी जीवनी के रचयिता कवि अश्वघोष, जो कनिष्क दरबार में रहते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, जिसकी 2 विशेषताएं थी। फर्स्ट, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, पर अब उनकी प्रतिमा बनाई जाने लगी। ये अधिकांश मथुरा में और तक्षशिला को मिली है। सेकंड इम्पोर्टेंट परिवर्तन है दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर हुआ। बोधिसत्व ने क्या था, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक भी फैल गई। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शीन जो था, वो भारत की यात्रा पर आया था, तो करीब 1600 साल पहले आया। श्वेत त्सांग 1400 साल पहले, 50 साल बाद सिंह आया था आपका। श्वेत त्सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। इसने बुद्ध की मूर्तियां और 600 अधिक पांडुलिपियां एकत्रित की थी, परंतु उनमें से 50 खो गई। उसने अपना बाकी जीवन इन पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। नेक्स्ट चैप्टर इज लेसन 11 आपका
इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बने रहें मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की पूरी तैयारी और पूरी बुक चैप्टर वाइज पेज वाइज आपको करा रही हूँ। और मैं अभी क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर दूँगी, जब आप एक बार आपको मैं ये रिवाइज करा दूँगी बहुत अच्छे से। जब तक आपका नेक्स्ट सीटेट होगा या सुपर टेट होगा या KVS नीट या आपके हर एसएसटी वालों के सब में काम आएगा ना, ये साम्राज्य और राज्य। परिस्थिति एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की परिस्थिति कवि ने इसमें राजा के योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा दी है। गुप्त वंश के फर्स्ट शासक चंद्रगुप्त थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। सबसे पहले किसने करी थी ये उपाधि धारण? चंद्रगुप्त ने। हर्षवर्धन और हर्षचरित। हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। उनकी जीवनी बुक का नाम है उनकी हर्षवर्धन की हर्षचरित। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में घट कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का कृष्णा और त्रिभंगा नदी के आसपास था। चालुक्य की राजधानी अवोल थी और प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12, इमारतें, चित्र और किताबें। लोह स्तंभ के बारे में बता दें। दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण था, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। आप सभी ने देखा होगा, आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप लोह स्तंभ बनाओगे, जिन्हें कहते हैं कि आप किसी से पकड़ो तो आपकी हर विश पूरी हो जाएगी, तो ऊपर से अंग्रेज भी काट के लेके गए थे, क्योंकि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। पत्थरों की इमारतें। स्फूत का शाब्दिक अर्थ है टीला। यह स्फूत गोल, लंबे, बड़े आकार के होते थे। इस सब में से एक समानता थी कि सभी स्फूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इस काल में आरंभिक हिंदू मंदिरों को भी निर्माण किया गया, जिसमें विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा गर्भगृह होता था, जो मुख्य देवी और देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। ये आपका सीटेट में पूछा जाता है, कहाँ मूर्तियां रखी गई? गर्भगृह में। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ सभागार होता था। या कुछ सारे इम्पोर्टेंट शब्द जो पूछे जाते हैं सीटेट में। चित्रकला। अजंता में सैकड़ों सालों में नई गुफाएं खोदी गई, चित्रों द्वारा सजाया गया। चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हुए हैं और ये रंग पूर्व खनिजों से बनाए जाते थे। करीब 1800 साल पहले प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगू नामक कवि ने की थी। एक और तमिल महाकाव्य मणि मिथिलवी को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। इस काल में जुड़ी कहानियों में पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराण में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक